एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। हम ये कहें कि संपूर्ण राजस्थान जीके की जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हम करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत है आज। तो आप सभी साथियों से निवेदन, सभी साथियों को वंदे मातरम, और वंदे मातरम के साथ ये निवेदन कि आप अपने सभी साथियों तक ये क्लास पहुंचाएं ताकि हम जो टॉपिक वाइज सीरीज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये मैक्सिमम अभ्यर्थियों तक पहुंचे। राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरएएस हो, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, वीडियो, प्रयोगशाला सहायक, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान पुलिस, कोई भी किसी प्रकार की भर्ती है जिसमें क्या है कि राजस्थान जीके आता हो, प्रयोगशाला सहायक, उन सभी के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज व्याख्या सहित हम करेंगे। और आप क्या है कि आपसे निवेदन मेरा रहेगा कि इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनकी व्याख्या भी मैं साथ में करूंगा, तो आप एक बार इसको देखें और फिर इसकी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे, वहां से पीडीएफ को देखकर आप अपने नोट्स बना लें। आने वाले बहुत से पेपर्स में इसमें से बहुत से क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी तक के हमारे अनुभव के अनुसार पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आसपास कोई क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पर चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बार सभी साथी जुड़ जाए फटाफट। हाँ जी, अभी अपने देखते हैं कि आप जो सभी मित्र हैं ये इस पहले क्वेश्चन का उत्तर दें। आज थोड़ा सा, हाँ, सभी मित्रों को नमस्कार, गुड इवनिंग, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मध्य प्रदेश को 2 बार छूने वाले जिले हैं। ये सामान्य परिचय अपने क्या है कि आज मैप के आसपास ही घूमेंगे। क्या है, मैप के आसपास ही घूमेंगे, तो मैप पर आधारित हमारे क्वेश्चन रहेंगे। मध्य प्रदेश को 2 बार छूने वाले हमारे जिले हैं ये हमें बताने हैं। तो मध्य प्रदेश को 2 बार छूने वाले जिले गंगानगर बाड़मेर, अजमेर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा झालावाड़ या कोटा चित्तौड़गढ़, कौन से हैं? फटाफट से उत्तर दे देंगे। मैक्सिमम साथियों के उत्तर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर उत्तर आप सभी साथी दे रहे हैं। अनीता कुमारी, शहनाज, तृप्ता, अंग्रेज सिंह, मुकेश, कविता, समेस्टाक, संध्या कोठारी, मुकेश परियार, तृप्ता घोषाल। हाँ जी, सभी मित्रों के उत्तर हैं अल्लादिता, राहुल शर्मा, अमनप्रीत, मनोज, मनीष, राहुल, सभी के उत्तर है बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब देखो इसमें हमारा उत्तर क्या रहेगा कि मध्य प्रदेश को 2 बार छूने वाले हमारे जिले कौन से हैं? कोटा व चित्तौड़गढ़। उत्तर तो ये रहेगा, यानी जैसे हम कह के देखते हैं कि कोटा एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से हमारे मध्य प्रदेश को छूता है, और चित्तौड़गढ़ के 2 टुकड़े हैं वो अलग अलग छूते हैं। इसी तरह से गंगानगर और हनुमानगढ़ ये हमारे 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय, बिल्कुल बेसिक बात करेंगे हम, अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा का निर्माण करते हैं। अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा है, ये दोनों जिले बनाते हैं, अपने को ध्यान रखना है इन दोनों जिलों का, ठीक है। चित्तौड़गढ़ व जो अजमेर है ये 2 टुकड़ों में विभाजित राजस्थान के जिले 2 टुकड़ों में विभाजित हैं, यानी एक मुख्य भूमि के अलावा कहीं और दूसरा भाग भी है। 2 टुकड़ों में विभाजित राजस्थान के जिले 2 ही हैं, और वो दोनों के दोनों कौन से हैं? अजमेर और चित्तौड़गढ़ है। भीलवाड़ा और झालावाड़, इसमें हमें ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा है ये हमारा क्या करता है, ये हमारा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, सॉरी, न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाता है। न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला भीलवाड़ा है, और ये भीलवाड़ा क्या करता है, टोटल 16 किलोमीटर सीमा है ये मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। सबसे कम स्थलीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है। देखिए एक तो ध्यान रखना है कि राजस्थान में 8 जिले ऐसे हैं जो किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाते,
क्या नहीं करते? राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाते, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आंतरिक जिले। पहले तो ये कि इनकी सीमाएं शून्य है। आंतरिक जिले हमारे कौन से हैं? आंतरिक जिले हैं हमारे 8 जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते। और ये कौन से है? ये जोधपुर है, नागौर है, नागौर के बाद में अजमेर है, अजमेर के बाद में पाली है, पाली के बाद राजसमंद है, राजसमंद के बाद बूंदी है, बूंदी के बाद टोंक है, और टोंक के बाद जो 8वां और अंतिम है दौसा। ये हमारे 8 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय अथवा अंतरराष्ट्रीय किसी प्रकार की सीमा का निर्माण करते। यहां देखिए साथियों, अपने को यहां मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये स्थलीय सीमा की हम बात कर रहे हैं। जब कभी भी अपने आ जाए कि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, क्या आ जाए? न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला हमारा है बाड़मेर। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा तो बाड़मेर बनाता है कितनी? 14 किलोमीटर। किसके साथ? गुजरात के साथ। जबकि न्यूनतम स्थलीय सीमा है भीलवाड़ा की, क्योंकि स्थलीय सीमा में बाड़मेर क्या है? बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है 228। स्थलीय सीमा तो बाड़मेर की 242 किलोमीटर हो जाती है, पर अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम 14 किलोमीटर बनाता है। स्थलीय सीमा आएगी तब भीलवाड़ा ही आएगा, क्योंकि भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ है। और झालावाड़ है, ये झालावाड़ अधिकतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अधिकतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो है झालावाड़। और झालावाड़ कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर बनाता है। किसके साथ बनाता है? तो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। ठीक है, तो ये हमें पता होने चाहिए सारे फैक्ट। आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे इस क्लास के तुरंत बाद में, तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा। अभी हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के लगभग बराबर है? राजस्थान का क्षेत्रफल है वो किस देश के लगभग बराबर है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए बताइए, श्रीलंका के बराबर, ब्रिटेन के बराबर, जर्मनी के बराबर या इजराइल के बराबर? किसके लगभग बराबर है ये हमें बताना है। तो यहां देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल है ये जर्मनी के लगभग बराबर है। देखिए, जैसे अपने को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितने? 342 239 वर्ग किलोमीटर, या हम 132 140 वर्ग मील यानी मील में बात करें तो राजस्थान का ये क्षेत्रफल है, और राजस्थान भारत में नंबर 1 पर है। ठीक है, और जर्मनी है, इस जर्मनी का जो क्षेत्रफल है ये 3,57,000 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर इसका रहता है, जो लगभग राजस्थान के बराबर है। क्या है? लगभग राजस्थान के ये बराबर रहता है। ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो क्षेत्रफल है वो 242 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी क्या है, हम कहें कि ब्रिटेन से हम लगभग क्या है 1.5 गुना बड़े हैं। राजस्थान है ये इंग्लैंड से कितना बड़ा है? 1.5 गुना बड़ा है। राजस्थान बड़ा है, ये ध्यान रखना है, इंग्लैंड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का क्षेत्रफल है ये लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 65,000 लगभग वर्ग किलोमीटर है, 65,000 कुछ है, ये इतना रहता है। और इससे हम 5 गुना बड़े हैं, 5 गुना बड़े हैं, यानी राजस्थान में हम 5 श्रीलंका बना सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखिए कि जो इजराइल है, इजराइल का लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल है। और इजराइल से हम कहें लगभग 16 गुने, ये ध्यान रखेंगे, यहां अपने को ध्यान रखना है कि इजराइल से लगभग 16 गुना हम बड़े हैं। हालांकि आपको गाइड में मुख्यतः दिया होगा, वो क्या दिया होगा? 17 गुना दिया होगा। इसका क्या है कि एग्जैक्ट इजराइल है, इसका 22,165 के आसपास वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो ये 22,000 के लगभग है।
तो इससे हम 16 गुना बड़े हैं, उससे 5 गुना, उससे 1.5 गुना। जर्मनी के लगभग बराबर है, जर्मनी हमारे से थोड़ा सा बड़ा है। एक और ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा गया था जापान, तो ध्यान रखेंगे जापान के लगभग थोड़ा सा हमारे से बड़ा है, यानी जापान का 3,77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो जापान भी लगभग ये आप बराबर की स्थिति में कह सकते हैं अपने राजस्थान के। तो ये ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल में, ठीक है। इसके बाद में हाँ जी, सभी साथियों के उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे उत्तर आप सभी दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान की कौन सी सीमा, स्थलीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 27, 25, 23, 33 कितनी है, ये हमें बताना है। हाँ जी, योगेश योगी साहब कह रहे हैं 33, सेठी जी सोलंकी 33, 25, 25, 25। हाँ जी, काफी साथियों के बहुत ज्यादा उत्तर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे उत्तर आप साथी, ज्यादातर साथी दे रहे हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिले। अब देखिए यहां आपने तो देखिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारे कितने जिले बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये हमारे कितने जिले बनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये हमारे जिले बनाते हैं 4, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा हमारे कितने जिले बनाते हैं? जैसा हम सभी को पता होता है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर हमारे जिले कितने हैं? 23, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 27। पर 27 में से अपने को ध्यान रखना है कि 2 कॉमन है, यानी बाड़मेर व गंगानगर। हमने देखा था कि ये दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। क्या करते हैं? दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं, उनको इनमें भी गिना गया है और इनमें भी गिना गया है। तो -2 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे अपने? 25 है जो स्थलीय सीमा पर स्थित जिले हैं। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? 25। अब क्या है कि 25 तो स्थलीय सीमा यानी अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। ये दोनों प्रकार की सीमा ये बनाते हैं। अब आगे क्या है कि 23 क्या रहेंगे? 23 हमारी केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं। क्या है? 23 केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं और 4 हमारे क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं। और हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में कि हमारे 8 जिले ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जो किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाते, यानी क्या है? आंतरिक जिले हैं और इनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, आप एक बार पुनः याद कर सकते हैं। तो आप थोड़ा स्मरण करके देखिए, याददाश्त को अपने आगे बढ़ाइए। हाँ जी, सभी साथियों के उत्तर है, ज्यादातर साथियों के क्या है? 90% साथी है वो सही उत्तर दे रहे हैं। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, कल आपको राजस्थान की स्थिति व विस्तार पढ़ के आना है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित कल हमारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा, एकीकरण पूर्ण होने के समय राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा था? एकीकरण पूर्ण होने के समय राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण होता है? राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है वो 1 नवंबर 1956 को होता है। तो बात कब की हो रही है? 1 नवंबर 1956 की हो रही है। सबसे छोटा जिला कौन सा था? सबसे छोटा जिला दौसा, सिरोही, धौलपुर और डूंगरपुर। पहले तो साथियों एक बड़ा बड़ा हमें अनुमान होना चाहिए कि 1 नवंबर 1956 को हमारे क्या है कि दौसा जिला ही नहीं था। दौसा कब बनता है? दौसा बनता है वो 10 अप्रैल 1991 को बनता है, ये जिला नहीं है इस समय। धौलपुर जिला नहीं था। धौलपुर कब बनता है? ये 15 अप्रैल 1982 को बनता है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए। अब रह गए सिरोही और डूंगरपुर। तो यहां सबसे छोटा जिला क्या था? सबसे छोटा जिला डूंगरपुर था, जिसका 3770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सिरोही है, इसका क्षेत्रफल है 5197 वर्ग किलोमीटर। और अपने को जैसे पता है कि जिले बनने के बाद दौसा का जो क्षेत्रफल है ये है 3432 वर्ग किलोमीटर दौसा का। और जो धौलपुर है ये हमारा सबसे छोटा जिला है, 3034 वर्ग किलोमीटर। तो अभी की स्थिति देखें तो अभी हमारा सबसे छोटा जिला कौन सा है?
धौलपुर है। वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये एकीकरण का पूछ रहे थे हम, ये है हमारा धौलपुर। कितना, 3034 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है, दौसा, और दौसा का क्षेत्रफल कितना है, 3432 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारा सबसे छोटा अभी की स्थिति में, आज की स्थिति में डूंगरपुर है, 3770 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये तीन सबसे छोटे जिले हैं, ये हमें ध्यान रखने थे साथियों। बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। कुछ साथी हालांकि थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, पर मैक्सिमम साथी हैं, ये मैक्सिमम साथियों के उत्तर है वो सही आ रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जिला आंतरिक जिला नहीं है। अब देखो, इसका उत्तर तो मैंने बता ही दिया आपको, क्या है, आंतरिक जिले मैंने 8 बता दिए। नागौर आंतरिक जिला है या नहीं है, है, हमने देखा है। बूंदी है कि नहीं है, है। जयपुर नहीं है, क्योंकि जयपुर की सीमा है वो हरियाणा के साथ सीमा लगती है, हरियाणा के साथ सीमा है, ये लगती है, ये आंतरिक जिला नहीं है। और दौसा आंतरिक जिला है, तो यहाँ नहीं है वो पूछा था, तो वो हमें क्या बताना था कि जयपुर है। एक बार रिवीजन कर लीजिए कि आंतरिक जिले कौन से होते हैं। आंतरिक जिले वे जिले हैं जो किसी प्रकार की न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। हमारे क्या है कि अंतर्राज्यीय अथवा अंतरराष्ट्रीय सीमा न बनाने वाले जिले कितने हैं, 8 है। और ये 8 कौन से थे, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, ये 8 जिले कौन से हैं, ये हमें बताने हैं। अभी मैंने बताए हैं पीछे के क्वेश्चन में, आप फटाफट से अब बता दीजिए। हाँ जी, हाँ साथी लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, पर 8 लंबे हो जाएंगे। अभी आप देखो, जोधपुर, कौन सा देखा था हमने, जोधपुर। जोधपुर के बाद नागौर, आप मैप में चलिए उसी हिसाब से जैसे मैप चल रहा है। अजमेर, अजमेर के बाद पाली, पाली के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद भी बूंदी, बूंदी के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में दौसा। ये हमारे क्या थे, ये हमारे 8 जिले थे जो क्या है कि आंतरिक जिले है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्या है हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। फटाफट से उत्तर देंगे साथियों, ये जिला है, इसमें सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं, ये हमें बताना है। फटाफट से बता देंगे, हाँ जी, कमेंट कर देंगे, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। परविंदर कौर, अमन चिंपा, जितेंद्र शर्मा, अलवर, कलवंत, मुकेश परिहार, सोनू वर्मा, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं हमारे। पहले तो आप देखिए साथियों कि जैसलमेर ऑप्शन में क्या है, बीकानेर, नागौर और जालोर। अब हमें क्वेश्चन में ये देखना होता है कि जब भी किरणों को पूछा जाता है तो किसकी बात हो रही है, सीधी की बात हो रही है या तिरछी की, किसकी बात हो रही है, सर्वाधिक किसकी बात हो रही है, तिरछी की हो रही है या सीधी की, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको अगली बात क्या ध्यान रखनी है, अगली ये ध्यान रखनी है कि अगर तिरछी पूछी जाती है कि सर्वाधिक तिरछी कौन सी होगी, तो सर्वाधिक जो तिरछी है, क्या सर्वाधिक तिरछी कौन सी होगी या सर्वाधिक सीधी कौन सी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप पहले से ध्यान से देखें और अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि सर्वाधिक तिरछी है वो कोई भी जिला जो उत्तर में होगा, जो 4 ऑप्शन है उनमें सबसे उत्तर में जिला होगा वहां सर्वाधिक तिरछी होगी। और सर्वाधिक सीधी जहां कोई भी जिला दिया जा रहा है वो सर्वाधिक जो सबसे दक्षिण में होगा वहां सर्वाधिक सीधी पड़ती है। जैसे हम थोड़ा ये मान लीजिए कि ये क्या है, सॉरी, ये मान लीजिए कि ये किसका मैप है, ये राजस्थान का है। अब अपने जैसलमेर, तो जैसलमेर यहां पर है, यहां पर जैसलमेर है। इसके बाद में हम बात करें किसकी, बीकानेर, तो बीकानेर यहां पे है। नागौर, तो नागौर यहां पे है।
जालोर, तो जालोर यहाँ पर है। अब हमें क्या देखना है, हमें शब्द से ज्यादा सीधी देखनी है। जब सीधी देखनी है, क्योंकि ये मैप हमें आना चाहिए, जब मैप आएगा तभी ऐसे क्वेश्चन हम सही कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या है, सर्वाधिक सीधी, तो हमें दक्षिण वाला जिला देखना है। तो ये 4 है, ये ऊपर उत्तर होता है, ये क्या होता है, दक्षिण होता है, ये हम सभी को पता है। तो जालोर है, ये दक्षिण में है, तो यहाँ सबसे ज्यादा सीधी पड़ेगी। और इनमें उत्तर में क्या है, बीकानेर है, तो यहाँ सबसे ज्यादा तिरछी पड़ेगी। तिरछी पूछते तो हमारा बीकानेर उत्तर होता, और सीधी पूछी है तो हमारा जालोर उत्तर है। ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक देखिए साथियों, मैं पुनः बता देता हूं, आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करें। आज हमारी ये पहली क्लास है, किस पे चल रही है, राजस्थान के सामान्य परिचय पे। कल 9:15 बजे, अब 9:15 बजे रोज को क्लास होगी। कल राजस्थान की स्थिति और विस्तार होगा, और उसको आप पढ़ के आइएगा। फिर यहाँ हम क्वेश्चन हल करके देखेंगे कि कितने सही होते हैं। और ये क्वेश्चन क्लास के बाद में तुरंत आप नोट डाउन कर दीजिएगा। क्या करना है, तुरंत आप नोट डाउन कर दीजिएगा। क्लास ये पीडीएफ मिलते ही, राजस्थान के किस व्यक्ति को सबसे पहले पद्म श्रेणी का अवार्ड मिला। अब देखिए अच्छे से पढ़िएगा, इसको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या बताना है हमें, राजस्थान के किस व्यक्ति को सबसे पहले पद्म श्रेणी का अवार्ड मिला। कंवर सेन, जानकी देवी बजाज, रत्ना शास्त्री, उपयुक्त सभी। हाँ जी, फटाफट से उत्तर दे देंगे, सभी फटाफट से उत्तर दे देंगे। हाँ जी, ए सी 4 नंबर, 4 2 3 4। अब देखिए इस पे थोड़ा सोचना है आपको। सीमा गोठवाल, लोकेश जाट, योगेश, रूपा, रजनी, कलवंत, निशा, एसएस के। हाँ जी, हाँ साथियों देखिए एसएस के साहब कह रहे हैं कि सभी शेयर करें। एक बार सभी शेयर जरूर कर दें इस क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, क्योंकि अब रेगुलर हमारी क्लास आने वाली है, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है, और अपने उन साथियों के लिए भी फायदेमंद रहेगी जो नियमित क्लास लगाएंगे। तो कल अपना स्थितियों विस्तार पे हमें आगे बढ़ना है, और इसमें क्या है कि इसका उत्तर जानना है, अच्छे से जानना है, क्योंकि ज्यादातर साथी है वो उत्तर है वो गलत दे रहे हैं। ये सोनू जगह पूछ रही है कि सर न्यू एडिशन कब तक आएगी आपकी बुक। देखिए राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की जो आरएस प्री की बुक आई हुई है, वो अभी न्यू एडिशन फिलहाल नहीं आएगा, उसका एडिशन आएगा पर उस टाइम में आएगा जब क्या है कि एग्जाम की संभावना बनेगी। अभी तो स्कूल व्याख्याता इतिहास की जो बुक है वो अगले महीने तक आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें इसका उत्तर सबसे पहले मैं बता देता हूं कि उपयुक्त सभी होगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि इसका उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसके बाद में आप ये जानिए कि कंवर सेन कौन थे। कंवर सेन है, ये बीकानेर राज्य के इंजीनियर थे, बीकानेर राज्य के इंजीनियर हैं कंवर सेन, ये थे, ठीक है। इन्होंने 1948 में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, ये इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने लेख लिखा था, ठीक है। और इसी लेख के आधार पर इन्होंने क्या किया था, आगे यहां क्या है कि इंदिरा गांधी नहर इन्हीं की योजना पे बनी थी। तो आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसको कहते हैं, ये कंवर सेन को कहा जाता है। और इसके लिए इन्हें क्या है 1956 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण अवार्ड है, ये 1956 में मिला। और पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त करने वाले ये राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान जीके देख रहे हैं, तो राजस्थान के पहले व्यक्ति थे कौन, कंवर सेन। कौन सा अवार्ड प्राप्त करने वाले, पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त करने वाले
इतना तो आप ध्यान रखिएगा। दूसरे कौन है? जानकी देवी बजाज। ये हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दान कर दी थी, जिनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह कहा जाता है, जिन्हें गांधी जी के पांचवें पुत्र कहते हैं और जो खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे और राजस्थान के सिक्कर जिले के रहने वाले थे, जमनालाल बजाज। उनकी पत्नी है कौन? जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज ने जयपुर रियासत में जब पानी की कमी आई, जानकी देवी बजाज मूलतः कहां की थी? मूलतः मध्य प्रदेश की थी, पर जमनालाल बजाज के साथ इनका विवाह हो गया था तो ये फिर राजस्थान की होगी। तो जयपुर रियासत में जब पानी की कमी आई तो इन्होंने 108 कुएं खुदवाए, 108 कुएं हैं खुदवाए हैं। इनके अलावा भी ये जमनालाल बजाज के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। और अपने को यह ध्यान रखना है कि इन्हें 1956 में क्या दिया गया? 1956 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 1956 में। और ये राजस्थान की पहली व्यक्ति थी, या कहते हैं पहली महिला थी जिसको ये अवार्ड मिला। राजस्थान की पहली व्यक्ति मतलब महिला पुरुष दोनों में पहली, तो पहली व्यक्ति है जिसको ये अवार्ड मिला है, जमनालाल बजाज की पत्नी है। रत्ना शास्त्री। अब रत्ना शास्त्री के बारे में कि रत्ना शास्त्री है, ये कौन थी? रत्ना शास्त्री हमारे पहले मुख्यमंत्री, हमारे पहले सीएम, पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। कौन थी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। और हीरालाल शास्त्री के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है साथियों कि वनस्थली जो विद्यापीठ है इसकी संस्थापिका कौन है? ये अपने पति के साथ रत्ना शास्त्री है। यहां एक चीज और गौर कीजिएगा कि रत्ना शास्त्री और हीरालाल शास्त्री की बेटी थी जिसका नाम था फूल। और इस फूल बेटी को ये क्या है कि यहां टोंक में रहते थे और हीरालाल शास्त्री कुछ अन्य बच्चियों को 5-7 को पढ़ाते थे, साथ में अपनी बच्ची को पढ़ाते थे और उनका एक सपना था कि मैं बालिकाओं के लिए कुछ करूं। इसी दौरान क्या होता है कि वो फूल है, उस फूल की मृत्यु हो जाती है और इससे बड़े ही व्यथित होते हैं हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री। और फिर ये करते हैं कि हम हमारी पुत्री की याद में कुछ ऐसा काम करें कि आने वाला इतिहास याद करें। और इसी के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, निवाई टोंक में जो वनस्थली नामक स्थान है वहां एक संस्था स्थापित करते हैं, बालिका विद्यालय स्थापित करते हैं। इस बालिका विद्यालय का प्रारंभ में नाम होता है जीवन कुटीर। 1943 के बाद इसका नाम परिवर्तित किया जाता है, वनस्थली विद्यापीठ कहा जाता है। आज ये डीम्ड विश्वविद्यालय है, अपने आप में स्वतंत्र विश्वविद्यालय है। सारी परीक्षाएं यहाँ होती हैं, सारी मार्कशीट यहाँ बनती है, सब कुछ यहाँ होता है और पूरे भारत का महिला शिक्षा को समर्पित सबसे बड़ा संस्थान है जहाँ केवल आवासीय चीजें मिलती है, पूर्णतः आवासीय। वहां लड़कियां रहती है, वहीं पढ़ती है और सब कुछ करती है। पूरे भारत में महिला शिक्षा को समर्पित पूर्णतः आवासीय जो विश्वविद्यालय है वो इनकी देन है। और इन रत्ना शास्त्री को साथियों क्या हुआ कि 1955 में ये डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए इन्हें 1955 में पद्मश्री अवार्ड मिला। ये पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली व्यक्ति थी, व्यक्ति महिला पुरुष दोनों में। और इन्हें 1975 में कौन सा अवार्ड मिला है? 1975 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है, पद्म भूषण अवार्ड। और ये देखिए अपने को ध्यान रखना है, पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त करने वाली भी ये राजस्थान की पहली महिला थी। 1975 से पहले किसी महिला को नहीं मिला, पुरुष को तो मिला है, कंवर सेन पहले ही लिया है, पर किसी महिला को नहीं मिला, पहली महिला है। और साथ में एक और ध्यान रखिएगा कि ये राजस्थान की एकमात्र महिला है जिसको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिले हैं और किसी भी महिला को अब तक ऐसा नहीं मिला है। तो ये आपके क्वेश्चन है। यहाँ क्या है कि हमने क्या पढ़ा कि अब देखिए जल्दबाजी में क्या करते हैं स्टूडेंट कि सबसे पहले कौन सा अवार्ड? पद्म श्रेणी। अब हमने याद नहीं लिखा कि पद्म श्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। पद्म श्रेणी के कितने अवार्ड है? पद्म श्रेणी के अवार्ड हैं वो 3 है।
नंबर 1 पद्म विभूषण सबसे ऊपर की श्रेणी में रहता है। नंबर 2 पद्म भूषण, ये 2 नंबर पे रहता है। और 3 पद्म श्री। अब देखिए यहां अपने को ध्यान होना चाहिए कि भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाता है, और भारत रत्न के बाद में किसी भी नागरिक के लिए बड़े सम्मान होते हैं, ये पद्म श्रेणी के अवार्ड होते हैं। तो ये रहते हैं, आप इनको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद में अपने आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन, ये राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, ये बता देंगे आप, फटाफट से बता देंगे। पहला, दूसरा, 7वां, 8वां। हाँ जी, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से हाँ जी, जनसंख्या की दृष्टि से अलग अलग साथियों के आ रहे हैं। तो यहाँ क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 7वां स्थान है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है साथियों, अपने को क्या रखनी है कि वर्ष 2011 की जनगणना के समय, वर्ष 2011 की जनगणना के समय हमारा जो स्थान था वो 8वां था। ठीक है, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को क्या है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना नया राज्य बना। नया राज्य बनने के बाद हमारा स्थान कौन सा हो गया, 7वां हो गया। तो अभी 2 जून 2014 के बाद अब कौन सा है, 7वां। 2011 में जब जनगणना हुई थी तब कौन सा था, 8वां था। ये अपने को एक तो ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि हमारा राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा पहला स्थान है। ये आप ध्यान रख लेंगे। ये हमको पता ही है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद हम नंबर 1 पे आए थे, और ये नंबर 1 हमारा बरकरार है। उससे पहले हम दूसरे स्थान पे थे, मध्य प्रदेश है वो सबसे बड़ा था। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे हमें गौर करना है। अब देखिए साथियों, एक बात मैं आपसे करूंगा कि आप एक तो नियमित डेली क्लास लगाएं शाम को 9:15 बजे। हम अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रत्येक टॉपिक के लेके आएंगे, और सारे आपके क्लियर हों, और इनके आप अच्छी तरह से नोट्स बना लें। अभी इसके क्लास के बाद भी 5 मिनट बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसको देखकर आप नोट्स बनाएं, वीडियो को अपने स्टेटस पे शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि हम ज्यादा अभ्यर्थियों तक पहुंच पाए। और साथ में ही क्या है कि आप नियमित तौर पर टॉपिक को तैयार करके आए। जैसे कल हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति व विस्तार, तो स्थिति और विस्तार को पढ़ के आए, और कल अपने 9:15 बजे मिलेंगे। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।